तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से आप सभी जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं ये चीज़ कि हम चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना जी। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग ये चीज़ जान रहे होंगे। अभी तक जो बच्चे मेरे पूर्व वीडियो को देखे होंगे वे सभी लोग ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मैंने पहले पढ़ा दिए हैं। और जो बच्चे नहीं देखे होंगे जा करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके ऐसे दिया हुआ है और प्ले लिस्ट में जो है सारे वीडियो जो है आप लोग को एकत्रित रूप में मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम जो है आज सबसे पहले देखेंगे कि आज हम लेकर के आए हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और वो भी क्लास 10th के लिए होने वाला है प्यारे बच्चों स्पेशली। तो आज हम बता देना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों, इससे पहले के क्लास में हम लोग कौन कौन से चीज़ों को पढ़ लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं बच्चों, उसका हम कराना चाहेंगे क्या, रिवीजन, है ना जी। उसका सबसे पहले हम कराना चाहेंगे क्या जी, रिवीजन कराना चाहेंगे बच्चों, ठीक है ना जी। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि हम जो है रिवीजन में बताना चाहूँगा बच्चों कि सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ लिए थे जी, तो लोकतंत्र पढ़ लिए थे। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का पूर्ण रूप से हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लिए हैं। यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के समूह को, लोगों के एक प्रकार के जुड़ाव को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसके बारे में हमने डीपली आप लोग को पढ़ा दिया है बच्चों। उसी प्रकार प्यारे बच्चे आप लोगों को सत्ता की साझेदारी के बारे में, सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में भी भली भांति बहुत ही सुंदर से आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों। जाकर के जो है अपने प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है सामाजिक विभिन्नता के बारे में आप लोगों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया है बच्चों। सामाजिक विभिन्नता के बारे में, है ना, कि समाज किस प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में बांटा गया है, अलग अलग रूपों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विभाजन के बारे में पढ़े हम लोग कि समाज को कितने दृष्टि से अलग अलग भागों में सामाजिक विभाजन, ठीक है ना, विभाजन, सामाजिक विभाजन के बारे में प्यारे बच्चों बहुत ही बिल्कुल प्रेम से हम लोग पढ़े हैं जी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग वर्ण के बारे में पढ़े हैं। इसी के साथ साथ वर्ण, यानी वर्ण मतलब जाति को इस एक प्रकार से क्या कहते हैं, जाति को ही कहते हैं। और खास करके फिर हम लोग जाति के बारे में पढ़े हैं कि लोगों के व्यवसाय के रूप में जो बांट दिया गया है, अलग अलग रूप में लोगों को पेशा के रूप में जो है अलग अलग बांट दिया है, उसी विभाजन को हम जाति कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद हम धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, ईसाई, ये सब हो गए, उन लोगों के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है पीछे के क्लास में। और यहाँ पे लिंग, यानी कि पुरुष और स्त्रियों को किस प्रकार से अलग अलग विभाजित किए गए हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्पेशली आज हम लोग लेकर आए हैं आगे की टॉपिक्स को, और कौन टॉपिक सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, आइए देखते हैं ध्यान से। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए हैं बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है धर्मनिरपेक्षता। क्या नाम है जी, सबसे पहला टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक प्यारे बच्चों आज हम लेकर के आए हैं धर्मनिरपेक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्षता। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आप लोग देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपको धर्मनिरपेक्षता का डेफिनेशन जो है खुद जो है ना, आपकी आत्मा बोलेगी कि धर्मनिरपेक्ष क्या है और धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोग जातिवाद के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में सुने थे। इससे पहले मैं सांप्रदायिकता के बारे में ये बताया था बच्चों कि अपनी जाति से प्रेम करना और दूसरों की जाति से नफरत करना क्या कहलाता है बच्चों, तो सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि अपनी जाति से भी प्रेम करना और दूसरों की जाति की बुराई भी नहीं करना, हम उसे ही तो कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, है ना मेरे लल्ला, याद रहेगा क्या। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ठीक है ना, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि धर्म के आधार पर
यहाँ पे मेरे साथ लिखेंगे बच्चों। सभी लोग कॉपी कलम को उठाएंगे और इस मेरे क्लास को कैसे नोट्स बनाएंगे प्यारे बच्चों, सभी लोग, मैं इस चीज़ को देखना चाहूँगा। और जो भी बच्चे नोट्स बनाते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ सर मैं आपके सारे क्लास का नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। और उससे पहले वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए प्लीज़ बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। धर्म के आधार पर, है ना जी, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, है ना। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, है ना। या फिर सभी धर्म का सम्मान करना, ठीक। या सभी धर्म का सम्मान करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है मेरे लाल, यही तो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता, है ना, क्या कहलाता है मेरे बच्चे, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है ना जी, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, ठीक है ना जी। तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग एक ही लाइन में बिल्कुल बोल सकते हैं कि अपनी धर्म से प्रेम करना और बाकी सभी धर्मों का भी सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति को ही तो सभ्य कहा जाता है। और सभी व्यक्ति में, हमारे ख्याल से कहना तो सभी व्यक्ति में धर्म निरपेक्षता का ही भावना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सभी धर्मों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आप जो है आपके शरीर में जिस प्रकार से ब्लड जो है लाल बह रहा है, सभी धर्मों के लोगों के बीच में ब्लड जो है ना वैसे ही होता है शरीर में, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि कोई बच्चा कहीं खो जाता है और वह किसी मान लीजिए कि कोई शूद्र का बच्चा है, कहीं जो है ब्राह्मण के यहाँ अगर चला जाता है किसी कारणवश, जैसे हॉस्पिटल में भी बदला बदली कभी कभार हो जाता है, तो उस स्थिति में जो होता है वह बच्चा जिस ब्राह्मण के यहाँ जाएगा वहाँ का माहौल जो है उसी माहौल में वो ढल जाएगा आराम में। और उसी माहौल में ढलने के बाद जो है प्यारे बच्चों वह भी उसमें भी ब्राह्मण का गुण ही आ जाएगा। यानी कि आप लोग पहले से ही भी सुने होंगे प्यारे बच्चों कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, यानी उसका संगत जिस प्रकार से पकड़ा जाएगा वह उसी में ढल जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप ही बताओ, क्या उसके माथे पे लिखा रहता है कि वह शूद्र कास्ट से पहले था और आज ब्राह्मण हो गया है? बिल्कुल नहीं। वह भी बहुत सारे लोगों के यहाँ जा करके पूजा पाठ करवाएगा, पाठ करेगा, आपको वेद पढ़ेगा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाएंगे कि यह शूद्र जाति का है, नीच जाति का है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों आदमी का जात जो है इस धरती पर ही बनाया जाता है, जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है वहां से ये जाति निकल करके नहीं आता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना या सभी धर्म का सम्मान करना धर्म निरपेक्षता कहलाता है मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। उसके बाद पॉइंट है बच्चों, दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, है ना जी। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति यानी एक पॉइंट कहें, उसके बाद ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता ही कहाँ है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण हो जाता है, धर्मनिरपेक्षता का गुण हो जाता है, वही व्यक्ति बन जाता है कैसा, तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, यानी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति। क्या कह सकते हैं बच्चों, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, है ना जी। प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी लोगों को दिख रहा होगा सुंदर सा कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों, तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाता है मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या, अब देखेंगे धर्मनिरपेक्ष देश। एक सवाल से आप लोग सारे सवालों को लगभग बना सकते हैं बच्चों, यानी धर्मनिरपेक्षता का मान समझ के उसके बाद धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति भी खुद से लिख सकते थे, और इसके आगे जो है धर्मनिरपेक्ष देश के बारे में भी खुद से लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों मैं लिखता हूं, आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष देश, धर्मनिरपेक्ष देश, है ना जी। यानी कि जिस देश में
धर्म को, सारे धर्मों को जो है रहने की, सारे धर्म के लोगों को रहने की अनुमति है, सारे धर्म के लोग वहाँ पे सुखमय रहते हैं, या फिर जिस देश में धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी धर्म को समान दर्जा दिया जाता है प्यारे बच्चों, हम उसी को क्या कह सकते हैं जी, धर्मनिरपेक्ष देश कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला, यानी लिखेंगे क्या कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला देश, नहीं करने वाला, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला देश ही क्या कहलाता है बच्चों, नहीं करने वाला देश ही धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। क्या कहलाता है जी, धर्मनिरपेक्ष देश। क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, देश कहलाता है ना जी, क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा देश जो है भारत जो है, यहाँ पे मुस्लिम का भी, यहाँ पे जो है मुस्लिम का भी वास है। ठीक है, हिंदू का भी वास है, हिंदू के साथ साथ जो है आपको ईसाई का भी यहाँ पे वास है ना, इसलिए प्यारे बच्चों हम भारत को कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या फिर धर्मनिरपेक्ष देश भी कह सकते हैं जी। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है ना, अभी मैंने बताया कि भारत को हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। तो धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके पीछे रीजन क्या है। आप हमसे सवाल पूछेंगे कि सर, एक सवाल अब हमारे मन में हमेशा खोल रहा है कि मान लीजिए आप तो बोल दिए कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसका 2-3 रीजन कम से कम हमें मालूम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आइए उस चीज़ को मैं फिर बताने की कोशिश करता हूं कि धर्मनिरपेक्ष देश भारत है तो क्यों है। ठीक है ना, चलिए आइए हम अगला टॉपिक क्या देखेंगे बच्चों, चौथा नंबर टॉपिक हम लोग का होने वाला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्यों है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है ना, धर्मनिरपेक्ष देश है। अब आइए इसके रीजन को हम एक एक पॉइंट को कर करके लिखेंगे बच्चों। यानी कि सबसे पहला मैं रीजन यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं देश है कि वहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम है, तो वहाँ पे मुस्लिम को जो है राजकीय धर्म के रूप में घोषित कर दिया गया है कि वहाँ पे जो है मुस्लिम लोग रहेंगे तो उनको जो है वैल्यू दिया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, और मुस्लिम के अलावा अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको जो है सम्मान नहीं किया जाएगा। देखिए तो कौन है थोड़ा सा ही, आइए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। यानी कि लिखेंगे हमारे देश में किसी भी धर्म के लोगों को या फिर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में, है ना, किस धर्म के रूप में जी, राजकीय धर्म के रूप में, राजकीय धर्म के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। पहला रीजन हो गया है ना, स्वीकारा नहीं गया है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है बच्चों देखिए हमारे भारत में कहीं से भी लोग आते हैं, कहीं से भी लोग अगर भुला भटक के भी अगर आ जाते हैं, गरीब लोग हो चाहे वहाँ से उनको उजाड़ दिया गया है, कोई दुखिया है, कोई लाचार व्यक्ति है, अगर आ जाता है हमारे भारत में, तो हमारे भारत में उसको जो है निवास के रूप में कुछ स्थान दे दिया जाता है कि आप भी यहाँ पे स्थान कर सकते हैं, चाहे वह सिख धर्म का हो, पारसी धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। ठीक है ना, और प्यारे बच्चों दूसरा रीजन सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम नागरिक हो या स्वतंत्र, यहाँ पे लिखेंगे हम नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है, हर नागरिक को, यहाँ हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है, है ना जी, दी गई है। यहाँ हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अपना सकता है, गई है कि वह अपने
विश्वास से, है ना, अपने विश्वास से। देखिए, जिस धर्म में उसको विश्वास होता है, अगर उसको लगता है कि हमें हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है, हिंदू धर्म को अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे लगता है कि मुस्लिम धर्म को हमें धर्म को अपना लेना चाहिए, तो वह मुस्लिम धर्म को भी अपना सकता है, चाहे तो सिख को भी अपना सकता है। ठीक है, यानी कि कह रहे हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने विश्वास के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार 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 किसी धर्म को किसी धर्म को किसी धर्म को अपना सकता है। ठीक है ना, किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये भी स्वतंत्रता दी गई है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें बच्चों, तो आप लिख सकते हैं हमारे संविधान के अनुसार। देखिए, हमारे संविधान, पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे संविधान के अनुसार, ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार अगर कोई जातिगत, अगर कोई झगड़ा करता है, जाति को लेकर के कोई अगर विवाद करता है कि नहीं आप ये जाति के हैं, तो यहाँ पे आपको जाति को लेकर के विवाद अगर जैसे कि हो जाता है, आ रहा समझ में, जैसे कोई हरिजन है, उसको कोई चमार बोल के अगर जो है उसको बहिष्कृत करता है, समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश करता है, तो उस पर जो है हरिजन एक्ट की धारा लगा करके, जो संविधान के अनुसार हरिजन एक्ट के धारा लगा करके क्या किया जाता है कि उस पर मुकदमा चला दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव संविधान में जो है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है, असंवैधानिक घोषित है। ठीक है ना, ऐसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, ये कोई भी धर्म के आधार पर अगर कोई भेदभाव करने की कोशिश भी करता है ना प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे जो है उसको असंवैधानिक मान करके उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है जी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आप लोग, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्यों है, आप लोग यहाँ पे इन टॉपिकों को अगर लिख देते हैं तो कोई जो है टीचर्स जो है आपके कॉपी जो है चेक करने के दौरान जो है नंबर नहीं काट सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग देखेंगे लैंगिक विविधता के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक में। ठीक है ना, तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, 5वां नंबर टॉपिक हम लिखेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, लैंगिक विविधता। ठीक है ना, लैंगिक विविधता को देखेंगे। ठीक है जी, लैंगिक विविधता को देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे लैंगिक विविधता में आप लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए लिंग के आधार पर जो है किस प्रकार से विविध रूप से समाज को देखा जाता है, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिंग के आधार पर, यहाँ पे लिख सकते हैं लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है स्त्री और पुरुषों के बीच, स्त्री और पुरुषों के बीच, स्त्री और पुरुषों के बीच, स्त्री और पुरुषों के बीच में, ठीक है, जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। जैविक अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, लैंगिक विविधता कहते हैं। लैंगिक विविधता कहते हैं जी, लैंगिक विविधता कहते हैं। ठीक है ना, यानी जैविक विविधता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे जब गर्भ में बेटी जब रह जाती है ना, किसी भी लोग के, किसी भी स्त्री के गर्भ में अगर बेटी ठहर जाती है, उसके बाद होता है उसमें एक चीज़ कि लोग जो है उसको एबॉर्शन करवा देते हैं, यानी कि उसका जो है ना गर्भ में ही उसका क्या करवा देते हैं कि उसको डेथ करवा देते हैं, उसके डेड बॉडी को क्या करते हैं कि कहीं ले जा करके जो है हॉस्पिटल में बाहर करवा देते हैं। आ रहा समझ में, यानी कि
जैविक अंतर हम उसी को कहते हैं कि अगर जो है गर्भ में ही किसी बेटी को अगर मार दिया जाता है तो उस स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि वह क्या होता है कि उस स्थिति में अगर बेटा रहता है तो उसको जो है बहुत से लोग छठियार करते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन करते हैं, लेकिन अगर बेटी रह जाती है तो उसको क्या किया जाता है ना कि गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो इसलिए इसी स्थिति को हम कहते हैं जैविक अंतर। ठीक है, जैविक अंतर, इसी को लैंगिक विविधता हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद प्यारे बच्चों टॉपिक है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का 6ठा नंबर टॉपिक है प्यारे बच्चों, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन है ना, यानी श्रम का अर्थ होता है प्यारे बच्चों काम। ठीक है, काम होता है। ठीक है ना, श्रम का अर्थ काम होता है, यानी कि प्यारे बच्चों जब जन्म से ही स्त्री जब जन्म लेती है उसी समय से कामों को निर्धारित कर दिया जाता है इस धरती पर कि स्त्री जो है ये काम करेगी तो पुरुष ये काम करेंगे, है ना। यानी कि सबसे अधिक घर में जो काम होता है ना वह स्त्रियों के लिए छोड़ दिया जाता है कि ये स्त्रियां करेंगी, जैसे कि बर्तन साफ करना हो, कपड़ा धोना हो, घर का साफ सफाई करना हो, खाना बनाना हो। ठीक है, और पुरुषों को जो है बाहर का काम दे दिया जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसे कह सकते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। ठीक है ना, तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं घर के अंदर सारे काम, यानी कि इसमें दिखेगा घर के अंदर, इसमें लिखेंगे घर के अंदर सारे काम किसके किसके द्वारा किया जाता है जी। देखिए एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है कि श्रम का लैंगिक विभाजन से आप क्या जानते हैं या फिर क्या समझते हैं, ऐसे करके सवाल पूछता है बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें लिख सकते हैं कि घर के अंदर सारे काम महिलाओं द्वारा, सारे काम किसके द्वारा जी, तो महिलाओं द्वारा, है ना। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा, तथा ठीक है, तथा इसे तथा बाहर के सारे काम पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक, हम इसी को क्या कहते हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल प्रेम से कि इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। इसे ही प्यारे बच्चों श्रम का लैंगिक विभाजन हम लोग कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसको बिल्कुल आप लोग प्यार से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है बहुत सारा संविधान में जो है बार बार इसका चर्चा चलता है कि लेडीज को जो है ना बराबर का दर्जा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि पुरुष जो है 50,000 का महीना अगर कमा रहे हैं, 50,000 का, तो स्त्री भी अगर 50,000 का महीना अगर कमाने लगे ना तो इसमें होगा क्या कि हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। आ रहा समझ में, इसलिए तो स्त्री को और बढ़ावा दिया जा रहा है। अब संसद में भी जो है स्त्री को 50% यानी आधा का हिस्सेदारी देने का चर्चा चल रहा है। ठीक है ना, तो आइए प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसे ही क्या कहते हैं, लैंगिक विभाजन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसे ही लैंगिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है ना, अब चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव के उदाहरण कौन कौन से भेदभाव के उदाहरण जो है महिलाओं के साथ किए जाते हैं, और पुरुष की अपेक्षा जो है महिलाओं को अधिक काम भी करना पड़ता है और उन लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस पॉइंट्स को हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 7वां नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव के उदाहरण। सवाल ऐसे पूछता है आपके परीक्षा में कि महिलाओं के साथ जो है पॉलिटिकल साइंस में, आप राजनीतिक विज्ञान में महिलाओं के साथ भेदभाव के कुछ उदाहरण दीजिए, या फिर 3 उदाहरण दीजिए, ये भी कह सकता है कि 5 उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों 7वां नंबर टॉपिक में हम वही लेकर के आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ, टॉपिक है महिलाओं के साथ भेदभाव के उदाहरण, ठीक है ना। देखिए महिलाओं के साथ जो है कौन कौन से भेदभाव होता है उसका हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के आए हैं बच्चों। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि महिलाओं से घर के अंदर का काम करवाना। पहला पॉइंट हो जाएगा कि महिलाओं से, है ना, महिलाओं से
महिलाओं से कौन सा काम करवाना जी? तो घर के अंदर का काम करवाना, घर के अंदर का काम करवाना, ठीक है ना। महिलाओं से जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं कि घर के अंदर का काम करवाते हैं, कुछ जेंट्स भी होते हैं कि घर के अंदर का काम करते हैं, खास तौर पर जिनके यहाँ महिलाएं नहीं होती है, ठीक है। या फिर कुछ लोग जो है बाहर रह करके, कुछ बच्चे जो है ना पढ़ाई जो करते हैं, जो मैट्रिक बाद बहुत सारे बच्चे रह करके बाहर में पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं कि पुरुष लोग भी ऐसी स्थिति में खाना को बनाते हैं, बर्तन को भी साफ करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पर भेदभाव उदाहरण क्या है बच्चों। यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर कम होना, महिलाओं की साक्षरता दर कम होना। जैसे कि मान लीजिए कि एक अगर कोई पिता है, उसके अगर 2 बच्चे हो जाते हैं, एक अगर बेटी होती है, एक बेटा होता है, तो बेटे को जो है अच्छे स्कूल में भर्ती करवा के और पढ़ाई करवाना शुरू कर देते हैं, और जो लड़की होती है उसके लिए क्या करते हैं लोग कि कहीं सरकारी स्कूल में एडमिट करवा देते हैं और कहते हैं कि लड़की है पढ़ने नहीं जाएगी। मतलब एक तरह से बहुत सारा रीजन लड़की के ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होती है कि महिलाएं जो है उस समय साक्षरता से वंचित रह जाती है, जिससे क्या होता है कि महिलाओं की साक्षरता दर में कमी हो जाती है, यानी कि कमी होना, साक्षरता दर कम होना, ठीक है, या फिर साक्षरता दर में कमी होना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे कि महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन देना। महिलाओं को जो है कम वेतन दिया जाता है कि महिला जो है क्या काम कर सकती है, महिला जो है ये महिला है, जो है लिंग के अनुसार जो है भेदभाव कर दिया जाता है। इसलिए वहां पे क्या किया जाता है कि महिलाओं को कम वेतन देना है ना। यानी कि महिलाएं जो है अभी जो है मजदूर का हम देखे हैं कहीं कहीं कि मजदूर का अगर काम करती है तो पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि लड़की को जन्म देने से पहले हत्या कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि लड़की को जन्म देने से पहले क्या कर देना बच्चों? हत्या कर देना है ना। ये तो घोर अपराध है, लेकिन ये जो है ना कह रहा है कि महिलाओं के साथ भेदभाव यहाँ भी किया जाता है कि अगर लड़का है तो वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़की है तो वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी, इसलिए क्या किया जाता है कि उसका हत्या कर दिया जाता है। लेकिन इसलिए क्या अभी किया जा रहा है कि लड़कियों को बहुत सारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रकार के लाभ को दिए जा रहे हैं। जैसे इंटरमीडिएट में जो बच्ची है अगर फर्स्ट डिवीजन कर रही है तो उसके लिए भी पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, और कन्या उत्थान वाला होता है, कन्या भत्ता होता है, ठीक, और कई तरह के जो है प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे कि लिंगानुपात का कम होना, लिंगानुपात का कम होना, यानी पुरुष की अपेक्षा जो है महिलाओं के दर में कमी होना, महिलाओं की संख्या में कमी होना। जैसे कि अभी हमारे भारत में बच्चों, भारत में अगर देखा जाए कम होना, ठीक है, भारत में अभी जो है क्या स्थिति चल रहा है जी? तो 943 बटा 1000 चल रहा है, यानी 1000 अगर पुरुष है तो 1000 पुरुष पे 943 ही महिला है। ये लिंगानुपात का अभी स्थिति हमारे भारत में चल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं से घर के अंदर का काम करवाना, ठीक है, महिलाओं को साक्षरता दर में कमी, उसके बाद महिलाओं को कम वेतन देना, ठीक है, उसके बाद लड़की को जन्म देने से पहले हत्या कर देना। इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? भ्रूण हत्या के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, ठीक है। कोई बच्ची को जो है गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, उसको अगर गर्भ में ही उसका हत्या कर दिया जाता है तो उसको हम लोग भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं बच्चा जी, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से जो है हम लोग अभी देख लिए ये महिलाओं के साथ भेदभाव के कुछ उदाहरण। ऐसे अगर आप लोग एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको बच्चों एक भी नंबर कटने के चांसेस 0.022% भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं? चलिए जी, ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं।
ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यानी कि 8वां नंबर टॉपिक क्या है बच्चों, नारीवादी है। ठीक है ना, क्या जी, नारीवादी। नारी का अर्थ मतलब स्त्री होता है, लेडीज होता है, और नारी का जो सपोर्ट करता है उसको नारीवाद कहते हैं। जैसे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, आप लोगों को जो है ये हिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, जो अपने राष्ट्र का पक्ष गाहता है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नारीवादी यानी अधिकारों और अवसरों के मामले में जो है स्त्री और पुरुष को बराबरी में मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नारीवादी कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष को समान नजर से देखने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना, व्यक्ति को क्या कहते हैं बच्चों, नारीवादी कहते हैं। नारीवादी व्यक्ति कहते हैं, नारीवादी व्यक्ति कहते हैं, नारीवादी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी नारीवादी का मतलब ही होता है कि कोई जो व्यक्ति होता है वह नारी जो कार्य कर रही है उसको जो है अपने पर लेकर के करने वाला काम, या फिर जो नारी कर सकती है वह ये भी कर सकता है, नर भी कर सकता है, या फिर जो नर कर सकता है वह नारी भी कर सकती है। इस नज़र से सोचने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं बच्चों, उसी व्यक्ति को कहते हैं नारीवादी। लेकिन इस समय के अभी देखिए कौन कौन आप में नारीवादी है, जो लेडीज़ काम करती है वे कौन कौन कोशिश करते हैं कि अगर वह किसी उलझन में है तो खुद से उस काम को करना चाहिए, ये कौन कौन सोचते हैं। तो जो बच्चे सोचते हैं या फिर जो लोग भी सोचते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, नारीवादी कहते हैं। आप लोग तो नारीवाद होना नहीं चाहेंगे अभी, क्योंकि जब पढ़ने लिखने कहीं बाहर आने के लिए जो है जाएंगे तो बर्तन भी साफ कर लेंगे चल जाएगा, अपना कपड़ा खुद से भी साफ कर लेंगे चल जाएगा। लेकिन अभी जो घर पे जो है ना शादी वादी अगर हो जाता है तो उस समय कहता है सब कि हम जो है महाराजा है, हम कपड़ा साफ करेंगे, हम जो है बर्तन साफ करेंगे, ये संभव ही नहीं है ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो नारी का पक्ष लेता है, जो नारी को जो है बराबर की दर्जा देने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं, नारीवादी व्यक्ति कहते हैं, या फिर केवल नारीवादी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक 9 नंबर टॉपिक में क्या कह रहा है बच्चों कि नारीवादी आंदोलन। क्या है, नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन है ना जी। तो नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन, यहाँ पे देखिए पहले मैं लिखता हूँ व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में, है ना, और सार्वजनिक मामलों में, और बच्चों यहाँ से समझना सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों का अधिकार। सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के लिए, मामलों में महिलाओं के लिए ठीक है ना, समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से, समानता प्राप्त करने के उद्देश्य मतलब कि टारगेट से, एम्बिशन से, लक्ष्य से। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे नारीवादी आंदोलन व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा ठीक है ना, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले आंदोलन, किए जाने वाले आंदोलन क्या कहलाता है, नारीवादी आंदोलन कहलाता है। नारीवादी आंदोलन कहलाता है।
ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या कि नारीवादी आंदोलन व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन का मतलब होता है कि नारी भी चाह रही है कि जिस प्रकार से सभी लोग पुरुष लोग जो है ना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस संसार में, हम लोग भी उसी प्रकार से अपना जीवन जो है पूरा स्वतंत्र रूप से व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सार्वजनिक मामलों में भी, ठीक है ना, सार्वजनिक मामलों में जैसे कि मान लीजिए कि कोई मुखिया का चुनाव लड़ रहा है तो उसमें जो है लेडीज जो होती है क्या करता है कि लेडीज भले ही मुखिया होती है लेकिन उसका पूरा काम जो है उसका पति करता है। तो इस प्रकार से जो है सार्वजनिक मुद्दा में अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ नारी पीछे है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले आंदोलन क्या कहलाता है, नारीवादी आंदोलन कहलाता है। यानी महिलाएं हमेशा आंदोलन ये करती है कि हम लोगों का भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। अभी जो है नारी क्या कर रही है कि 50% हमें जो है ना 50% का हमें भी छूट मिलना चाहिए, 50% का हमें भी अधिकार होना चाहिए अपने देश पर, कि जैसे लोग जो है मानवों में जो है पुरुष लोग जैसे अपना अधिकार पर कब्जा किए हुआ है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नारी नहीं कर सकती है, वहाँ भी हम लोगों का अधिकार क्या किया जाए कि दे दिया जाए। इसके लिए नारी हमेशा आंदोलन करते रहती है, उसी को कहते हैं बच्चों, उसी आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। देखिए आप इसका और भी सुंदर सा एक परिभाषा दे सकते हैं कि नारी जो है अपने अधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ करती है, नारी अपना जो है आधा अधिकार के लिए पुरुषों की अपेक्षा जो है पुरुषों के जैसे अधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ करती है, जो क्रांति करती है, हम उसी को क्या कहते हैं बच्चों, तो नारीवादी क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये भी पॉइंट हो गया। चलिए आखिरी पॉइंट देखते हैं बच्चों, 10वां नंबर पॉइंट देखेंगे, उसके बाद जो है क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कुछ जो है और भी तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 10वां टॉपिक में हम लोग का होने वाला है कि नारियों से संबंधित भारत की या फिर भारतीय नारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे, अर्थात आप लोग इसे नोट में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नोट में भी इस चैप्टर के कुछ तथ्यों को लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला तथ्य इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों कि सर्वप्रथम कहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। सर्वप्रथम महिलाओं को कहाँ वोट देने का अधिकार मिला था, तो प्यारे बच्चों वह जो है इंग्लैंड में जो है ना सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। और वो जो है 1918 में, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्या कि सर्वप्रथम महिलाओं को कब, तो 1918 में वोट देने का अधिकार, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम महिलाओं को 1918 में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और वह भी कहाँ, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, थोड़ा सा एक और टॉपिक इसमें छूट रहा है थोड़ा सा। सर्वप्रथम कहाँ पे बच्चों, तो इंग्लैंड में है ना। सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को यानी कि 1918 ईस्वी में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अगर कहीं सवाल लोग पूछते हैं ना कि सबसे पहले, किसी से पूछना जाके प्लीज एक बार कि महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार कब मिला था और कहाँ मिला था, तो प्यारे बच्चे 1918 में, और वो भी इंग्लैंड में मिला था, ठीक है ना। 1918 में और इंग्लैंड में, है ना काम वाली चीजें। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या कितना है, बोलिए जल्दी से। भारत की लोकसभा में यानी कि सांसद में, है ना, कितना है जी, कितना है भारत की लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या में, महिला
प्रतिनिधि, प्रतिनिधि की संख्या कितनी है बच्चों, बताओ आप लोग। महिला प्रतिनिधि की संख्या प्यारे बच्चों देखिए 543 है, ठीक है ना। पूरा पूरा जो है 543 है, लेकिन इसमें जो है ना केवल 59 है, केवल 59 ही है, ठीक है ना। देखिए कितना कम है, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में जो है, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में जो है 19.3% है। कितना है जी, 19.3% है, ठीक है ना। अमेरिका में देखिए कितना है बच्चों, यही जो है ना लोकसभा में, लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में यही सीट जो है कितना है, 19.3% है, ठीक है। और अमेरिका में देखा जाए ना प्यारे बच्चों, तो अमेरिका में देखिए कितना है, 16.3, 16.3% मात्र है, ठीक है। उसके बाद इटली में चलिए देख लेते हैं। इटली में अगर देखा जाए बच्चों, तो इटली में अगर देखा जाए ना, तो इटली में आपको हो जाएगा कितना, 16.1%, 16.1% है, ठीक है ना। उसके बाद देखें बच्चों, तो आयरलैंड में, ठीक है, आयरलैंड में अगर देखा जाए ना, तो आयरलैंड में देखिए कितना हो सकता है। आयरलैंड में जो है आपको 16.2%, 16.2%, ठीक है। और महिला प्रतिनिधियों की संख्या है, महिला प्रतिनिधियों की संख्या है, ठीक है ना। महिला प्रतिनिधियों की संख्या जो है इस जगह पे, इन सभी जगहों पर इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए सभी जगह कहीं भी 50% दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रहा है। यानी प्रत्येक देश में जो है महिलाओं को जो है ना हर प्रकार से सीट में हो या फिर कोई अधिकार में हो, क्या किया जाता है कि पिछड़ा तरह से रखा जाता है, बैकवर्ड की तरह रखा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो है ना 2014 का मैं डाटा बताया हूँ ये, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि उपर्युक्त 2014 के डाटा है, नोट में लिख लेंगे, डाटा है नोट में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये चीजें नोट में, ये जो है ना 2014 के हिसाब से मैंने डाटा आपको बताया है। फिर जो है इसका जब गणना हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 2025, 26, 27 जब भी होगा उसका जो है 2014 के हिसाब से अभी तक इतना है। देखिए नया में फिर जो है ना इसको जो है क्या किया जाएगा, इसका संशोधन किया जाएगा ना, तो इसको कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इस बार तो संशोधन होने के बाद में हमें लग रहा है कि भारत में पूरा 50% ही हो जाएगा सीट ठीक है ना, क्योंकि महिलाओं को बहुत अधिक बढ़ावा जो है पूरे भारत, बिहार के साथ साथ पूरे भारत में भी किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब जो है ये लास्ट मेरा क्लास था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का। तो अब जो है अब रह गया आप लोगों का प्रश्न और उत्तर, यानी कि प्रश्न उत्तर में हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे सबसे पहले दीर्घोत्तरीयों को करेंगे, उसके बाद जो है और देखिए बच्चों अब जो है ना थोड़ा सा आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सबसे पहले लॉन्ग टाइप को कर दिया जाए, लॉन्ग टाइप है, और उसके बाद जो है ना शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन है, और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे को बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे बच्चों, जिस प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसी प्रकार से मैं काम को करूंगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को दे दिया जाए, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को दे दिया जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर दे दिया जाए। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, कोई एक भी बच्चा जिस प्रकार से लिखता है उसी प्रकार से अगला क्लास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए आज के लिए हम लोग इतना ही, जो कि हम लोग का स्टडी वाला क्लास जो है खत्म हुआ, जो हम पढ़ा रहे थे आपको नोट्स के बदौलत पढ़ा रहे थे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आज वह क्लास खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। 2-3 क्लास में इसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द जो है आपका जो है हिंदी का जो पहला चैप्टर जो वर्णिका का बुक है, उसको हिंदी का जो है दही वाली मंगमा के बारे में जो है बहुत सुंदर से कहानी को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत जल्द ही उस कहानी को आपके चैनल पर जो है वीडियो के रूप में दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने ही वाला है, और बुक को हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।